दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेके आता हूँ आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई है और आज लाखों लोगों के दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ी है। हम आपको रूबरू कराते हैं उनके जीवन सफर से, उनके जीवन के उतार चढ़ावों से, उनके संघर्षों से, अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। तो आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। आज हम आपकी एक ऐसी हस्ती से मुलाकात करा रहे हैं जिनका पूरा खानदान जो है अपने उत्तराखंड की जागर शैली और लोकगीतों से जो है खजाने से भरा पड़ा हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र नेगी राही जी से, जो गीतकार, संगीतकार और गायक के तौर पर आज उत्तराखंड में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। आपको बता दें, इनके स्वर्गीय पिता जागर सम्राट चंद सिंह राही जी जागर शैली के महान कलाकार थे। साथ ही इनके चाचा देवराज रंगीला जी भी जो है उस परंपरा को आगे अब जो है वीरेंद्र नेगी राही लगातार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, इनके भाई भी जो है इस लाइन में है और पूरा खानदान हम कह सकते हैं गीत, संगीत और लोकगीतों को, उत्तराखंड के लोकगीतों को संजोए हुए हैं। और इनका अब जो आगे का सफर है, इनके बच्चे भी जो है इसी लाइन में हैं और वो भी जो है अब इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और 3000 से भी ज्यादा कई एल्बम्स में इन्होंने जो है अपना म्यूजिक दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। और आज एक जनपरिचित चेहरा है हमारे उत्तराखंड में, और जहां भी संगीत का कार्यक्रम होता है वीरेंद्र नेगी राही जी की उपस्थिति वहां जरूर होती है। तो आज हम आपको मुलाकात करा रहे हैं वीरेंद्र नेगी राही जी से। आइए चलते हैं और जानते हैं उनके जीवन सफर को। सर, आज आपने जो है हमें समय दिया एक मुलाकात के लिए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ। और आंचल पत्रिका, ये जो इनकी मुहिम है, ये जो पहल है, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मेरा आंचल पत्रिका और उनके सभी जो पदाधिकारी हैं उनको साधुवाद है मेरी तरफ से। धन्यवाद सर। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत अगर सबसे पहले किसी देवभूमि के हिस्से से हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। अगर हमारे दर्शकों को आप कोई बढ़िया से हिस्से से सुना दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनाते हैं आपको। एक वंदना है, दुर्लभ वंदना मैं इसको कह सकता हूँ। बहुत कम लोग इसको गाते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल अंचल से। होली का गणेश बरुदेव गड़ी मोरी का नारायण बरुदेव गड़ी धूप दीप जगोला बरुदेव गड़ी होली का गणेश बरुदेव गड़ी। ऐसी ही वंदना हमारे कुमाऊं अंचल में कह देव चढ़ोला माशी को फूला शिव का कैलाशा माशी को फूला कह दे। ये गढ़वाल कुमाऊं दोनों अंचल की वंदना जौनसार भी इसी में सम्मिलित है। तो ये वंदना बहुत ही सुंदर आपने जो है हमारे जो है उत्तराखंड की जो है हिस्से से याद करा दिया। सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई और फिलहाल आप कहाँ रहते हैं और फिलहाल क्या कर रहे हैं वर्तमान में, थोड़ा इसके बारे में। मेरी पैदाइश दिल्ली की ही है। दिल्ली में हिंदू राव बाड़ा में हॉस्पिटल है, तो उसमें मैं हुआ था। सन 1967-68 की बात है, 68 आप लगा सकते हैं। जो कि हमारे पेरेंट्स ने जो किताबों में दस्तावेज में जो है वही मैं मानता हूँ। और फिर उसके बाद बचपन से जो है बचपन में 4-5 साल की उम्र में फिर हम उत्तराखंड चले गए थे, डैडी यहाँ थे। तो मेरी पढ़ाई जो है उत्तराखंड से शुरू हुई है। और उसके बाद जो है फिर हम यहाँ आ गए। मतलब 4 या 5 क्लास तक मैं वक्त पढ़ी उत्तराखंड में। और फिर उसके बाद दिल्ली आ गए। तो दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय उच्चतर महाविद्यालय शकरपुर,
वहाँ से मेरी आगे की पढ़ाई शुरू हुई। और फिलहाल अभी वर्तमान में? वर्तमान में तो अपना भजन्स हो रहे हैं रिकॉर्ड, गज़लें भी हो रही हैं, उत्तराखंडी गीत भी हो रहे हैं, अपना अदर लैंग्वेजेस नेपाली भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपका लद्दाखी हो गया। मोस्टली रीजनल वर्क दिल्ली में ज़्यादा होता है, हिंदी में और उर्दू में गज़ल हो गए, और एल्बम जो गीतों की होती है वो यहाँ दिल्ली में होता है। और अभी जो है रामा स्टूडियो, मैंने और मेरे एक मित्र हैं मेरे सत्य अधिकारी जी, हम दोनों इसको चला रहे हैं। आपका परिवार शुरू से जो है उत्तराखंड के जागर शैली में रहा है। आपके दादाजी जो है बहुत माने हुए जागर शैली के गायक थे, साथ ही आपके पिता स्वर्गीय चंद सिंह राही जी जागर सम्राट थे, चाचा आपके देवराज रंगीला जी वो भी उत्तराखंड की संस्कृति और जागर शैली में आगे बढ़ते रहे। बचपन में कैसा माहौल था आपके घर पे और किस तरह का माहौल रहता था, क्योंकि सभी पूरा ही खानदान आपका जो है संगीत से जुड़ा हुआ था, तो बचपन की क्या यादें आ रही हैं परिवार के साथ, किस तरह के? काफ़ी सवाल हैं, अपना एक सवाल नहीं है, 2-3 सवाल आपने एक साथ 3-4 सवाल आपने दिए हैं मुझे। तो बचपन में हमारे घर पे कलाकारों का और आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। चाय की केतली 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में रात तक 11-12 बजे तक चाय की केतली चढ़ी ही रहती थी। लोग आन आ रहे चाय, जान आ रहे चाय। बहुत सारे कलाकार हमारे घर से निकले जो मैंने बचपने में देखा। कई दिग्गज कलाकार मैंने देखे अपने घर पे आते हुए, और पापा से कई चीज़ें लेते थे वो अपना गायकी की। एक चीज़ और है कि अभी उनके जाने के बाद उनको जागर सम्राट के नाम से ज़्यादा जानने लगे हैं लोग। मेरे दादा हमारे दिलबर सिंह जागरी जी तो वो तो जागर ही करते थे, जागर ही गाते थे। लेकिन जो हमारे स्वर्गीय पिता चंद सिंह राही जी हैं, वो सिर्फ जागर शैली के ही अपना प्रकांड नहीं थे, अपितु वो गज़ल भी बहुत अच्छा गाते थे, भजन भी बहुत अच्छा गाते थे। गाना था, भाभी जी मेरी ने जमन के बांध हो, बांध हो, भाभी जी मेरी ने जमन की बांध हो, बांध हो, भाभी जी मेरी ने जमन की बांध हो। इस टाइम से उस टाइम पे ये गाने चलते थे। ये मेजोरिटी जो लोग अपने आप को पहाड़ी बोलने में कतराते थे, वो सुनते भी नहीं थे। तो एक ये संगीत का बहुत बड़ा एक वो है कि भाई उन्होंने गीत सुनना सिखाया लोगों को। ठीक ठीक। उस समय की सर क्या यादें आ रही है, कौन से इस तरह के गीत या लोकगीत या जागर आपको याद आ रहा है जो उस टाइम बहुत ज़्यादा चलते थे और महफिलों में भी वो सुनाया जाता था? कौन सा उस तरह का जागर आपको याद आ रहा है? भाई उस टाइम पर जो गायकी थी, क्योंकि मेरे गुरुजी, पापा के गुरुजी भी और मेरे गुरुजी भी एक ही थे, श्री बच्चन सिंह जी, जिनसे पापा शास्त्रीय संगीत सिखा करते थे, सेमी क्लासिकल मतलब। और हमारे दादाजी से तो उन्होंने जागर शैली को लिया। हमारे चाचा जी देवराज रंगीला जी, वो तो जागर शैली उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उस पर काम किया। तो उस समय का जो गीत था वो थे कुछ ऐसे थे, मन सूरी पहाड़ा है नोनी रूम झूम मुरली बाज गे हावे, मन सूरी पहाड़ा है नोनी रूम मुरली बाज गे हावे। तो ये उस जमाने का एक अंदाज हमारे डैडी गाया करते थे इसको। इसमें मेरे गुरुजी की और पापा की बहुत ज़्यादा झलक है इसमें। इसमें जागर के भी कण हैं कुछ, और कुछ शास्त्रीय संगीत के भी गायन का अंदाज है इसमें।
तो वो श्री जीत सिंह नेगी जी, स्वर्गीय जीत सिंह नेगी जी कहा करते थे कि राही ने संगीत जगत में उत्तराखंडी गीतों को नया आयाम दिया, ठीक, क्योंकि वो डिफरेंट ढंग से वो गाते थे। 13 साल का था मैं उस टाइम पर। पापा की एक कैसेट रिकॉर्ड हुई थी सौली घुरा गुरु के नाम से, वो उसमें मेरे हाथ का हारमोनियम है। आज भी आप सुनेंगे, वो कैसेट बहुत हिट हुई थी। तो सौली घुरा गुर था उसमें, और भानाए रंगीली भाना, ये सारे हिट गाने उसी के ही हैं। तो एक लाइन में सुना देता हूँ। बिल्कुल, एक लाइन आप सुना। हाँ सौली घुरा घुर दगड़ा, हाँ सौली घुरा घुर दगड़ा, तिले धारू बोलब, सौली घुरा घुर दगड़ा, तिले धारू बोलब, सौली घुरा घुर दगड़ा। ओला काट बोला, ओला काटा बोला बोला, अरे सभी चला मिली जुली, हाँ हाँ बे सच बल सौली मारी ओला भे, सौली घुरा घुर दगड़ा, तिले धारू बोला भे, सौली घुरा घुर दगड़ा। कार्यक्रम हो सादिक नगर, किदवई नगर, आपके सेवा नगर, ज़्यादातर लोग जो है किदवई नगर आर्य आश्रम पे जो है रिहर्सल करते थे, और एक कार्यक्रम के लिए जो है लोग 3-3, 4-4 महीने तक रिहर्सल किया करते थे। आपके फादर का भी ग्रुप था, पूरे उससे लोग जुड़े हुए थे। क्या याद आ रहा है उस समय का कुछ? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि हमारे घर पे तो तांता लगा रहता था। उत्तराखंड कला संगम जो था हमारा, पापा का और हमारा, उसमें वहाँ से बहुत सारे नृत्य के कलाकार निकले, गायक निकले, वादक निकले, और पूरी जो दिल्ली की इंडस्ट्री है वो उनको सबको सर्वविदित है कि कौन कौन वहाँ से निकले। इवन तक कि एक फिल्म बन रही थी ब्योली, ब्योली में पापा ने स्पेशल कहा उनसे, धीरज सिंह नेगी जी बना रहे थे, और ब्योली फिल्म, तो उन गानों की जो रिहर्सल होती थी, जो कंपोजिशन होती थी, ज्ञान सिंह बिष्ट जी भी थे, पापा भी थे, मैं भी जाया करता था उनके साथ में। सावल नगर या कहीं किदवाई नगर कहीं था उनका, अभी दिमाग से निकल रहा है मेरे, कोटला के पीछे। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पर पापा ने बोला कि यार एक लड़का बहुत अच्छा गा रहा है, उसका नाम है नरेंद्र सिंह नेगी, उसको जरूर बुलाओ, ऐसा पापा बोलते थे। तो फिर बाकायदा भाई जी को तलाश किया गया। फिर नेगी जी हमारे घर में शकरपुर आए थे उस टाइम पर, तब की बात है। कौन से सन होगा, कुछ आइडिया? भाई साहब के गाने उस टाइम पर रेडियो से बजने शुरू हो गए थे। पापा ने ही सुना था, रेडियो में सुना उन्होंने, बढ़िया गाणु बली है ना, जन पिताजी के स्टाइल है, नॉन बढ़िया गाणु भाई है ना। तो फिर जो है पापा जो है जो भी अच्छा आर्टिस्ट होता था उसको प्रमोट करते थे। आजकल तो अलग सिस्टम है, आजकल तो सिर्फ मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वाकई में अच्छा है तो उसको अच्छा बोलने में हमको कतराना नहीं चाहिए। ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि स्वर्गीय जागर सम्राट चंद सिंह राही जी के साथ जो है सानिध्य में काफी कलाकार उस समय के थे, और आज अच्छे अच्छे मुकामों पे वो पहुंचे हैं, और सभी कहीं ना कहीं वहीं से निकले हुए। अधिकतर हाँ, वो भले ही कई तो ऐसे भी होंगे कि भले ही वो हमारे घर पे ना आए हों, भले ही पापा से ना मिले हों, लेकिन वो इतने बड़े फैन हैं पापा के कि वो उन्हीं के गाने गाते हैं। तो संगीत में जो उनका योगदान रहा है वो आज दिखाई दे रहा है। जीते जी भले ही न तो सरकार को ना आवाम को, आवाम तो सिर्फ आनंद लेती है। बिल्कुल। यानी आप स्कूलिंग कर रहे थे, साथ ही जो है कार्यक्रमों में भी आप भाग लेना शुरू कर दिया आपने, और उसके बाद फिर आपने जो है गंधर्व विद्यालय से जो है संगीत की शिक्षा ली। थोड़ा उसके बारे में। स्कूल का भी मेरा एक अलग ही रहा है, किस्से हैं उसमें भी। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, जब मैं 8वीं में गया तो
जो बॉयज़ हमारा जो था, बॉयज़ की जो क्लास होती थी वो दिन में होती थी, 1:45 हम लोग पहुँचते थे। मॉर्निंग में गर्ल्स की शिफ्ट होती थी। तो उसमें क्या था कि कंपटीशन हुआ, तो हमारा स्कूल कव्वाली में भी फर्स्ट, राष्ट्रीय गीत में भी फर्स्ट, राष्ट्रीय गान में, और काफ़ी चीज़ों में उस साल तो तैयारी मैं ही करवा रहा था अपने सहपाठियों को, अपने साथियों को। तो मॉर्निंग में जो प्रिंसिपल थी उनको लगा पता कि भाई ये बॉयज़ का तो सबका नंबर 1 पे आ गए। तब मेरे को जो है उन्होंने सिखाने के लिए दिन में तुम पढ़ो और सुबह जो है आपको सुबह से आना है। तो मैं गर्ल्स को भी सिखाता था। तो फिर गर्ल्स भी जो है अपना प्रतियोगिता में भाग लेने लगे सभी। तो वो काम तो मेरा वहीं से शुरू हो गया था, बचपन से ही। तो कि देखा तुम गाना था एक, वो मेरी ही कैसेट का गाना है। वहां से रेखा धस्माना को आज लोग रेखा धस्माना के नाम से जानते हैं, उस गीत की वजह से। वो गाना भी अगर आप और उसमें तो बहुत सारे गाने थे, 2 लाइन आप सुनाइए। और ये गीत जो है हमारी माताजी ने मुझे दिया था जब हम घर पे प्रैक्टिस करते थे। तो हेरे खबल तू ये गीत तैयार कर ले बल। हाँ 4 दिन की धक्का धूम मेर बुढ़ा को बेच हो, 4 दिन की धक्का धूम मेर बुढ़ा को बेच हो, 4 दिन की धक्का धूम। तो ये इस टाइप का था, ये कैसेट का गाना। हो संता है पंजाबणी संता, चल म्यारा पहाड़े जम। हाँ रीठू रे गढ़वाले रीठू, क्या तेरा पहाड़े जम। तो ये भी था इसमें गाना। कल्पना चौहान जी ने भी गाया और कितनी ही गायिकाओं ने गाया ये गाना। ये हमारे उत्तराखंड में आज की ही वो नहीं है ये सोच, ये पहले से ही सोच है। मेरे डैडी के गाने ये सारे कलाकारों ने रिपीट गा दिए, जबकि आज यूट्यूब में ये है कि किसी का गाना कोई गा देता है तो उस पर स्ट्राइक लग जाती है, कॉपीराइट आ जाता है। साथ ही सर आपका एक कैसेट का गाना भी था, वो चेता की चेतवाली, जिसको फ्यूजन करके अमित सागर जी ने गाया है, वो भी काफी फेमस हुआ था उस। अगर हमारे दर्शकों को वो भी आप दिलाएं। चेता की चेतवाली पापा पहले तो स्टेजों में गाया करते थे, और उनका जो विशुद्ध रूप था गायकी का वो स्टेजों में या अब जाकर के लोग सर्च कर रहे हैं उस गाने को। लेकिन ये चैतवाली गीत जो है एक जागर शैली का है, ठेठ जागर शैली का, लेकिन थोड़ा सा जो है पापा ने इसको अपने अंदाज में हल्का सा टर्न किया है चैतवाली को। वहाँ पर उन्होंने शूट भी किया उसको, और उसी गीत को मैंने 2-3 गीत गाए थे वैसे। तो 1 साल के बाद जो मैंने चैतवाली गाया था वो अमित भुला ने 1 साल के बाद गा करके अपने उससे निकाल दिया, अपने नाम से। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो डैडी का नाम भी रख रहे हैं साथ में, उन्होंने लिया नाम। क्योंकि आशीर्वाद तभी मिलता है जब पुराने लोगों को पूछा जाए, और बगैर पूछे तो फिर आशीर्वाद तो कहीं मिलता नहीं। तभी शायद वो आशीष रहा हो पुराने लोगों का, तो गीत को लोगों ने प्यार दिया। उड़ने डूबे गाया चैता की चैतवाल्या, चैता की चैतवाल्या, चैता की चैतवाल्या, पहले की फूलमाला केदार चढ़ो लो, पहले की फूलमाला केदार चढ़ो लो, दूसरी फूलमाला बदरी चढ़ो लो, तीसरी फूलमाला हरिद्वार चढ़ो लो, हरिद्वार चढ़ो लो, हरिद्वार चढ़ो लो। हाँ हाँ हे तो ये जागर के शैली के एक अंदाज है। और जागर में क्या होता है कि कथानक याद होता है जागरी लोगों को, जो कथानक है और जो वर्ड्स होते हैं वो हैंड टू हैंड बनते जाते हैं, उसको हम विशुद्ध जागर बोलते हैं, क्योंकि इसलिए कहीं लिखा नहीं होता है।
जो लिख के गाया जाए वो जागर नहीं है, वो गीत है। जो हैंड टू हैंड उसी टाइम आंसू का भी बोलते हैं इन लोगों को हम लोग। तो आजकल की जनरेशन है, उसने तो नहीं देखा वो टाइम, तो उस जमाने के सेलिब्रिटी का अंदाज भी अलग था, वो नेचुरल था। आजकल वर्चुअल है। उस समय सर जो है लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, और लाइव रिकॉर्डिंग में जो है काफ़ी साजबाज के साथ जो है म्यूजिशियन रहते थे, और एक टेक में जो है वो पूरा करना पड़ता था। तो क्या याद आ रहा है उस समय का, और कितनी मुश्किलात और कितनी दिक्कतें आती थी उस समय? लाइव रिकॉर्डिंग जो है मैंने 13 साल की उम्र में पापा के साथ की पहली बार, सॉली गुरागुर कैसेट में। इसमें हमने पहले खूब प्रैक्टिस की घर पे सभी गानों की। फिर उसके बाद जब हम रिकॉर्ड करते थे, तो पहला गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे, तो पहले उस गाने की प्रैक्टिस कर ली। आप ये लगा लें कि हमको एक एक जो पीस होते थे, एक एक टुकड़े होते थे गाने के, जैसे इंट्रो हो गया, इंट्रो बोलते हैं गाने शुरू करने से पहले, उसको इंट्रो म्यूजिक बोलते हैं, वो हमको याद रहते थे, याद रखने पड़ते थे। अगर याद नहीं होगा तो जिससे गलती होगी तो सबकी नजरें उसकी तरफ चली जाती थी, उस मिशन की तरफ। हाँ भाई तेरे से गलती हुई है, अब जो है तेरे को कैंपा कोला पिलानी पड़ेगी, मतलब जुर्माना। बिल्कुल। तो डैडी को तो पूरे गाने याद ही थे, और सिंगर को भी उस टाइम पे कंठस्थ याद होना चाहिए गाना। कितनी बार अस्थाई की पहली लाइन आएगी, दूसरी लाइन आएगी, फिर अंतरा बजेगी, कितनी बार जो है लाइनें होनी चाहिए, क्योंकि वो सब लाइनें म्यूजिशियंस को भी याद होती थी। ये अंतरा की 4 लाइनें हैं, तो पहली लाइन 2 बार, दूसरी 2 बार, और तीसरी जो है 1 बार के बाद फिर म्यूजिक आएगा। तो ये बहुत पेचीदा काम था, और उस वहाँ से जो है मेरी शुरुआत हुई। फिर मेरे को हुड़का बजाने के लिए बुलाया जाने लगा। जैसे हमारे गुरुतुल्य चरणजीत आहूजा जी सोनोटोन में गढ़वाली रिकॉर्डिंग किया करते थे, तो उसमें मैं हुड़के पे होता था एज ए म्यूजिशियन। हारमोनियम की तैयारी तो थी मेरी पहले से, बचपन से ही लगा हुआ था, मेरे को पता ही नहीं मैंने कब सीख लिया, क्योंकि घर में था सब संगीत। तो अपना ये जो रिकॉर्डिंग का जो एक किस्से हैं, ये उसमें सबको याद रहना चाहिए। ये हो तेरू बकी बात रूप कमायूचा, हाँ तेरू बकी बात रूप कमायूचा, ते मसेरू गढ़वाल समयूचा, तेरू बकी बात रूप कमायूचा। अब ये कमायूचा हमने टेक्निकली मैंने बोला था खेतवाल जी को कि कमायूचा में चा ऐसे छोड़ना है। तो उस टाइम पे एक मशीन होती थी, रिवर्ब मशीन, डिले मशीन, तो उसको ये अरुण वीर बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट थे, HL वीर जी के स्टूडियो में हुआ सरस्वती में। तो मैंने जैसे वो चा शब्द था, चा को अगर वो छोड़ेगा सिंगर चा करके, तो वो चा 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 उसको मशीन से सेट किया था हमने, इको, कि वो प्रॉपर उस जगह पे आए। ये एक तो ये रिकॉर्डिंग का था मसला। और दूसरा, जब मैंने खुद जो है रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो लोगों को अच्छे लगे मेरे गाने, तो उसके बाद मेरा नाम संगीतकार के रूप में आने लगा। संगीतकार भी मैं तब बना जो कि मैं जब हुड़का बजाया करता था, तो वहाँ पर एक सिंगर आए थे हमारे उत्तराखंड से, तो वो थोड़ा ताल में कच्चे थे, क्योंकि अब हमारे उत्तराखंड में से सीधा पहाड़ से आदमी यहाँ आ गया, पहली लाइन कितनी बार गानी है, दूसरी कितनी बार गानी है, इस असमंजस में ताल छूट जाया करती थी। तो बजाने वालों में से ही, क्योंकि एक टेक हुआ, दूसरा टेक हुआ, रीटेक पे रीटेक हो रहे थे, तो मुंह से निकल गया। तो मैं तो म्यूजिशियनों के बीच में ही था, यार पहाड़ी पैदल होता है यार। तो वो बात मेरे को चुभ गई थी। वहां से मैंने फिर ये सोचा कि मैं संगीतकार ही बनूंगा। चुप चुप चोरी चोरी मेरी जिकुड़ी थकोरी कखली जांदी तू, घन घोर बनू मां भटांडी रांदी तू, भटांडी रांदी तू। यानी उस समय जो है
इस इंडस्ट्री में ज्यादातर जो है नॉन पहाड़ी लोग थे जो संगीत देते थे, और आपने और आपके चाचा देगा रंगीला जी ने ये पहल करी कि भाई संगीत जो है अगर उत्तराखंडी दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ का एक समय होता है, एक विषय होता है। तो मैंने कोशिश की, उसके बाद जो भी गाने मिले मेरे को, मैंने पूरी अपनी जो जी जान है उस पर लगाई। और उसके बाद हम भी उसी स्टाइल में काम किया करते थे, जैसे हमारे पंजाब के संगीतकार हैं, राजस्थान के संगीतकार हैं जो गढ़वाली गीतों को, कुमाऊनी गीतों को रिकॉर्ड करते थे। वो अंदाज उस टाइम पे चल रहा था, उसी अंदाज को मैंने भी लिया। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने जो उत्तराखंड के ढोल दमाऊ हैं, मैंने ये सोचा कि इसको ढोलक तबले पर कैसे बजाया जाए, क्योंकि ढोल दमाऊ तो उपलब्ध नहीं होते थे। तो पहाड़ से आएंगे हमारे ढोलीदा, और फिर वो क्लिक पे भी नहीं बजा पाएंगे। बाद में क्लिक भी आ गई थी, लेकिन वो कितनी बार कहाँ पे थाप देनी, कहाँ पे नहीं देनी, भले वो प्रकांड थे, लेकिन रिकॉर्डिंग का सिस्टम अलग होता है वहाँ। यानी हम कह सकते हैं कि आपने जो है लोक गीतों को, जो है लोक धुनों को और उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों को, चाहे ढोल थाली हो चाहे ढोल दमा हो, उनको जो है अपने संगीत में जो है जोड़ना शुरू किया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उस स्टाइल को लेकर के एक फोक स्टाइल डेवलप हुआ। कुछ शायद मेरे बाद लोग अपने आप ही बोलेंगे कि संगीत में कुछ बदलाव किया है। तो मैंने जो है ढोलक तबला को में जो है ढोल दमाऊ को कैसे बजाया जाए, वो प्रैक्टिस मैंने खुद पहले किया, क्योंकि मैं रिदम भी बजाता हूँ। तो उसके बाद फिर जो है जो मेरे रिदमिस्ट थे, कुछ नॉन पहाड़ी थे, कुछ पहाड़ी थे। बाद में तो फिर एक प्रशांत है, हमारे भाई तुल्य है, बिहार से हैं वो, प्रशांत त्रिवेदी। वो 7 साल की उम्र से हमारे घर पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। मेरा छोटा भाई सतीश नेगी, राकेश नेगी, ये सब जो है, सतीश नेगी जो है राकेश प्रशांत से सीनियर है। तो ये रिदम में आए। फिर सुभाष पांडे हमारे उत्तराखंड के, वो भी फिर जुड़े हमारे साथ में। तो फिर महेश गंधर्व जी, और ऐसी आजकल सतेंद्र हो गए। फिर काफी रिदमिस्ट जो है उत्तराखंड से आने लगे। एक जबकि मैं अकेला था उस टाइम पे उत्तराखंडी म्यूजिशियंस में, हुड़का बजाने वाला। और कोशिश की फिर मैंने कि भाई हमारे पहाड़ के लोग जो है इस विधा को सीखें, क्योंकि टेक्निकल लाइन में बहुत कम थे हम लोग। टेक्निकल लाइन से बहुत दूर थे हम लोग। तो इस ढंग से जो है ये चलती गई विधा। अब जी रहे मुरलिया भजी है ना, मतलब जीता रहे तो जी रे मुरलिया भजी, जी रे मुरलिया भजी, जी रे मुरलिया भजी, जी रे मुरलिया सच्चे हुड़ियों का देसा, जी रे मुरलिया भजी, जी रे मुरलिया भजी, जी रे मुरलिया तेरी 12 सी भैंसी, जी रे मुरलिया भजी, जी रे मुरलिया भजी, जी रे मुरलिया तेरा सिर में मोर पंखी, जी रे। तो इस ढंग से ये जागर था, कृष्ण भगवान का जागर। हमने सुना है कि सर आप जो है काफी रियाज करते हैं और प्रैक्टिस बहुत करते हैं, काफी घंटे लगाते हैं आप रियाज करने में। क्या लगता है एक कलाकार के लिए, संगीतकार के लिए कितना रियाज जरूरी है? हाँ, इसकी तो कोई वो नहीं है, सीमा नहीं है। मेरे को याद आता है वो टाइम अभी भी कि मैं प्रैक्टिस करता रहता था अपने रूम में। गर्मियों में भी, गर्मियों में पसीने बह रहे हैं, मैं लगा हुआ हूँ हारमोनियम पे, गाने पे। तो मेरे रूम में मम्मी खाना लेके आती थी, तो खाना भी जो है ठंडा हो जाता था, फिर दोबारा आती थी। तो ऐसा जो है मतलब मैं संगीत में ही रहता था 24 घंटे। ऐसा एक है, इसका कोई समय का वो नहीं है। यानी आपने कहा है कि हमें केवल संगीत आता है, हम संगीत की
संगीत को ही जानते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं आता। और संगीत के लिए ही जो है हम बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संगीत एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हमने देवी देवताओं को, मुझे लगता है कि इस संसार में किसी ने देखा हो, किसी ने भी नहीं देखा देवी देवताओं को। सिर्फ हम लोग एक कल्पना मात्र करते हैं कि भाई देवी देवता होते हैं या हैं, ये विषय अलग है। लेकिन संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि साक्षात ईश्वर के दर्शन हम कर सकते हैं। तो मैं संगीत को ईश्वरीय तुल्य, ईश्वर के बराबर मानता हूँ मैं। शिवारी जी का गाना मेरे को एक याद आ रहा है, 2 लाइनें। और को बगैन तिन अमृत का धारा धारा, हे गंगा में जने तेरा ढूंगा लोड़ा गारा, हे गंगा में जने तेरा ढूंगा लोड़ा गारा। तो ये गीत मेरे को बहुत पसंद आया कि गंगा पूरे भारतवर्ष को संचित कर रही है, पवित्र कर रही है, लेकिन पहाड़ को क्या दे रही है? ऐसा उनके जो कविता है उसमें ये झलकता है कि औरों के लिए तो तूने अमृत के धारे बहा रखे हैं, मेरे लिए क्या दिया तूने? अपने पत्थर, ये डूंगे, और क्या दिया? साथ ही सर आप कबूतरी देवी जी को भी फॉलो करती थी, और साथ ही जो है लीजेंड जो है स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी जी को भी क्या याद आ रहा है? कबूतरी देवी जी उत्तराखंड की बहुत ही सुलझी हुई गायिका थी। मैं रेडियो से सुनता था उनको, बहुत सुना मैंने। उनका एक लाइन था, हाँ बजुला मारा बाल बच्चों को, बाल बच्चों का बजुना मारा। ये एक अंदाज था, ये उनका डिफरेंट अंदाज। एंड हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी जी, उनके मैंने 6 कैसेट रिकॉर्ड किए थे एक साथ नीलम स्टूडियो में। कंपनियां अलग अलग थी शायद उस टाइम पे। तो उनका भी एक छोटा सा किस्सा है कि 6 कैसेट के लिए गाने कहाँ से आएंगे। तो 6ठे कैसेट था, तो गाना जो है, एक गाना उन्होंने उसी टाइम, सर्दियों का टाइम था, यार वीरेंद्र भोला ऐसा करते हैं कि मैं बनाता हूँ अभी। फिर बैठे हारमोनियम पे, मैं भी बैठा, तो ओई जू जड़ जड़ जड़, ओई जू जड़ जड़ जड़, तो वहीं से वो गाना उनका वो बन गया है गाना। वो मार्केट में इतना चला नहीं, लेकिन वो गाने हैंड टू हैंड भी बना लिया करते थे। तो गोस्वामी जी के भी, और हीरा सिंह राणा जी की तो पहली कैसेट से लेकर के और अब तक की मतलब 80% जितनी कैसेटें उनकी, उसमें मेरा ही संगीत रहा है। पहली कैसेट में मैंने हुक्का बजाया था उनका, रंगीली बिंदी घगेर काई तीसरी में। जब तक मैं नहीं पहुंचा उन्होंने रिकॉर्ड शुरू ही नहीं किया। तो राणा जी के साथ तो मेरा बहुत अच्छा रहा है बचपन से लेकर। अब तो स्वर्गीय राणा जी इस दुनिया में नहीं है, तो ये उस टाइम की कहानी है। गोपाल बाबू जी और हीरा सिंह का अगर एक उनका तो वो गीत बहुत फेमस था, केले बज मोरूली ओ बना। एक इसको डायनेमिक हम लोग साउंड में गाते थे, केले बज मोरूली ओ बना। एक इसको डायनेमिक हम लोग साउंड में गाते थे गोस्वामी जी। जैसे कि मैं आजकल की जनरेशन को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें हम लोग पहले पकड़ चुके थे। हाई स्केल था उनका, डायनेमिक साउंड उसको बोलते हैं। केले बजे मोरूली हो बेड़ा, उचिनी सिदानु माँ, चिरी है कालेजी ओ बेड़ा, उचिनी सिदानु माँ।
तो उनका जो डायनेमिक साउंड का अंदाज था वो डिफरेंट था, जिसकी वजह से, और एक उनकी टोनल क्वालिटी जो थी वो पहाड़ों में बहुत गूंजा करती थी, अच्छी लगती थी। जय सिंह राणा जी का है। ओ के संध्या झूली रे छो भगीवन नीलकंठ हिमाला, के संध्या झूली गे छो भगीवन नीलकंठ हिमाला। ये भी उनकी बड़ी अच्छी रचना है। कुमाऊं और गढ़वाल को पूरा एक दोनों तरफ के इन्होंने शब्द बद्रीनाथ से लेकर के उधर अपना पूरा कुमाऊं तक इसमें दर्शन करा है राणा जी ने। यानी हम कह सकते हैं कि सर आपने हर लीजेंड लोक कलाकार के साथ जो है काम किया है, उनके सानिध्य में जो है आपको समय बिताने का समय मिला है, क्योंकि 1967 से लेके और 2000 तक के बीच के सफर को अगर हम कहें तो आप ज्यादातर जितने भी उत्तराखंड के लीजेंड हैं उन सब के साथ आपने काम किया। उस सफर को किस तरह से याद करते हैं और फिर हम ब्रेक लेते हैं? बहुत अच्छा सफर था वो सफर, और टेक्निकली भी बहुत अच्छा था। भले ही आज जो है कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रहा है और लेकिन उस टाइम पे सब मैनुअल हुआ करता था। तो आज का सफर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर अब ब्रेक पे जाने से पहले आप उन पुरानी यादों में जो आपके दिल को सबसे करीब जो आपके गीत रहा हो हमारे दर्शकों को सुनाते, फिर हम ब्रेक लेते हैं। बहिल माँ चांदी को बटना रहंद दिल माँ तुम्हारी रटना, हाँ बहिल माँ चांदी को बटना रहंद दिल माँ तुम्हारी रटना, रहंद दिल माँ तुम्हारी रटना। ये बहुत ही सुंदर सर, आपने जो है हमें पुराने सफर को जो है ताजा कर दिया है, पुरानी यादों को जो है आपने ताजा कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी जो है जरूर पुराने कलाकारों को जो है याद करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें याद भी करना चाहिए। और उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी गायकी है, गायकी तो हमेशा अच्छी होती है, तो उसे हमें अपना गायकी में उतारना चाहिए, और उनके जो आदर्श है उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी गीतकार, संगीतकार और गायक वीरेंद्र सिंह नेगी राही जी से, और जानेंगे उनसे कि 2000 के बाद जिस तरह से कैसेटों का जमाना आया, एल्बम्स का जमाना आया, निरंतर जो है एल्बम्स बननी शुरू हुई, वीडियोस बननी शुरू हो गई, उस दौर में भी जो है इनका किस तरह से सफर आगे बढ़ा। हम जानेंगे उनके आगे के प्रोजेक्टों के बारे में, साथ ही जो आज के नए संगीत जगत में जो लोग आ रहे हैं, गायक आ रहे हैं, चाहे संगीत की दुनिया में आ रहे हैं, फ्यूजन्स और मसब का जमाना आ गया है, उन सब बातों पे बात करेंगे अपने ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा हमारा सफर गायक, संगीतकार और गीतकार वीरेंद्र सिंह नेगी राही जी से। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में, और आज हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं उत्तराखंड के गीतकार, संगीतकार और गायक वीरेंद्र सिंह नेगी राही जी से। एक बार फिर से सर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। जी जी जी, धन्यवाद सिलोड़ी जी। जो कार्य उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी लोक गायक हैं, पुराने जो गायकी है उसको संजोना, समेटना, वो शुरुआत जो है हमारे सिलोड़ी जी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो एक मैं अपना एक मनपसंद का एक छोटा सा गीत आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। आगेली बगेली मुसुआ गेली बगेली खिचनी है सुनो मुसु दातुड़ी दगेली, हाँ मुसुले जो ज्ञान मुसु तिले दारू बोला। ये भी अंदाज है गायकी का। बहुत ही सुंदर सर। 2000 में जो है उत्तराखंड राज्य बना, और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद
उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री भी जो है आगे ग्रो करने बैठी। धीरे धीरे जो है उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री भी आगे को आई और एल्बम्स का ज़माना आया, क्योंकि पहले कैसेटों का ज़माना था, अब एल्बम का ज़माना आया है। और एल्बम्स भी जब आई तो शुरुआती दौर में इतनी ज़बरदस्त उसकी डिमांड रही, क्योंकि लोग वीडियो देखना चाहते थे। आप तो पुराने संगीतकार थे, जब एल्बम का ज़माना आया किस तरह से आप एल्बम्स के भी उसमें रंगे और किस तरह से ऑफर आने शुरू? कैसेटों के बाद जो है अपना एक G10 करके कोई एक आया था जिसमें कि वीडियो वगैरह देखा करते थे, तो उसकी वजह से जो है वीडियो एल्बम का एक शुरुआत हुई। तो झुम्पा करके एक पहला एल्बम था, मुझे लगता है वो गणेश विरान जी ने ही उस टाइम पे उसको बनाया था, तो मेरे हिसाब से तो पहला था वो एल्बम। उसके बाद एल्बम्स की जो है लाइन लग गई और मार्केट में लोग वीडियो एल्बम्स भी खरीदने लगे, मतलब वीडियो सहित। तो झुम्पा जो है एक चित्र गीत के रूप में था, जैसे चित्रहार एक आता था प्रोग्राम, ऐसे ही जो है एल्बम के रूप में चित्र गीत के नाम से एल्बम्स आने लगे अलग अलग नामों से। तो ये एल्बम्स की शुरुआत है वीडियो एल्बम की। एल्बम भी काफ़ी उस टाइम पे प्रचलित हुए। एक फागुन करके था, खेतवाल जी को गवाया था मैंने, उसमें गीत था, ऐगे 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 रंगीलो बसंत, ऐगे 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 रंगीलो बसंत। बड़ा अच्छा गाना था ये भी। एक एल्बम आया था उद्गार, उद्गार में जो गीत थे वो मेरा ही एल्बम था, मैंने खुद गाया था। चदरी मेरी वेगे पुरानी, चदरी मेरी वेगे पुरानी, बहुत पुरानी बहुत पुरानी, चदरी मेरी वेगे पुरानी। कत के रंगों माँ चदरी रंगाई, पर ढूंढो कभी ख्याल नहीं आई। कन को अब या धूनी सुखानी, चदरी मेरी वेगे पुरानी। बहुत ही सुंदर। फिर कमल नयन डबराल जी जो है उनके साथ में प्रीतम भरतवान, ये भी ये आए थे। तो प्रीतम भरतवान भोला की गायकी अलग अंदाज की थी, तो प्रीतम भोला भी बहुत अच्छा मार्केट में राइज किया। फिर गजेंद्र राणा की जो शुरू की कैसेटें थी, एक दो कैसेटें मैंने कर रखी हैं, अपना गजेंद्र हो गए, मंगलेश आए, मंगलेश की तो शायद मैंने नहीं की अभी, लेकिन कार्यक्रम जो है मंगलेश और गजेंद्र सभी के साथ हम करते रहते हैं। तो काफ़ी आर्टिस्ट आते गए। लगता है कि सर आप जो है एल्बम्स में लगातार अपना संगीत दे रहे थे, साथ ही जो है आप फिल्मों में आपकी काफ़ी डिमांड आती थी। फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक हो चाहे फिल्म में जो है वीडियो फिल्म में संगीत, आपकी बड़ी डिमांड आती थी, क्योंकि फिल्मों में आपकी जो है पकड़ बड़ी जबरदस्त थी। क्या कारण था और कुछ बताइए। फिल्मों का जो वर्क है मेरे पास पहले से ही काफ़ी फिल्में रही हैं। फिल्मों का ये है कि उसमें हमको अपनी नज़र बहुत पैनी रखनी होती है, किस विषय पे फिल्म है, इसके गाने कैसे होंगे। तो अभी कन्यादान हो गई, अभी लेटेस्ट जो है यू कनु रिश्ता एक फिल्म है जो उनके नावल पे आधारित है, रमेश पोखरियाल निशंक जी के। और थोकदार एक फिल्म है जो कि अभी जो है रिलीज हो चुकी है देबू रावत भाई की। अपनी तो शर्मिली आँखों, अपनी तो शर्मिली आँखों, देखनी द्या जरा इनात देखा, ओ देखनी द्या जरा इनात देखा।
हम थे भारी शर्म चोणी, हम थे भारी शर्म चोणी, जरा तुम यूं जनत देखा। 2000 से पहले सर हमने देखा कि उत्तराखंड की बड़ी बड़ी बजट की फिल्में बनती थी, जैसे चक्रचाल हो गई, घर जमे हो गई, कौथिक हो गई, कई सारी ऐसी फिल्में, प्यारी रुमाल हो गई, कई सारी ऐसी फिल्में थी। लेकिन उसके बाद ये बड़ी बजट की फिल्में बननी थोड़ा कम हो गई, आखिर क्या कारण मानते हैं? हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक दौर था कि लोग जो है अपनी संस्कृति को इतना प्यार करते थे कि जो धनाढ्य लोग थे वो फिल्में बनाते थे। उस दौर में अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं। जब से ये वीडियो का ये दौर आया तब से बड़े प्रोड्यूसर्स ने पैसा लगाना कम कर दिया। वैसे तो हमारे यहाँ प्रोड्यूसर मेरे हिसाब से तो कोई है ही नहीं जो कि फिल्म में पैसा लगा करके पैसा कमाता हो। ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है। ये सिर्फ अपने शौक के लिए, और फिल्म लाइन में जो भी आता है या तो अपना पर्सनल शौक के लिए आता है, या उत्तराखंड की जो प्रेम उसके दिल में है, या तो उसके लिए आता है वो, या अपने नाम के लिए। जो भी प्रोड्यूसर्स आए हैं मेरे हिसाब से तो कहानी यही है। क्योंकि हमने देखा सर कि जितना पैसा जो है प्रोड्यूसर लगाता है वो वापस नहीं आ पाता, जिस कारण जो है कई लोग जो है इस लाइन को छोड़ देते हैं और इतना पैसा नहीं लगा पाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ हमारे लाइन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अंधेरे में मतलब तीर भी छोड़ देते हैं कि भाई ये फिल्म ऐसी होगी और इतना बनेगा। पूरा जो प्रोड्यूसर होता है उसको पूरा सब्ज बाग दिखाते हैं कई लोग, बाद में उसकी वापसी नहीं होती है। तो वो फिर फिल्म कभी आधे में खटाई में पड़ जाती है, कभी बन भी गई तो उसका पैसा वापस नहीं आता है। साथ ही सर हमने सुना है कि आप जो है हिंदी गानों को भी बड़ा फॉलो करते हैं। आप जगदीश सिंह के बड़े फैन हैं, किशोर कुमार, रफ़ी के गाने आप गुनगुनाते रहते हैं। जब भी आपको समय मिलता है आप उनके गाने जरूर गुनगुनाते हैं। दिल के काफी करीब हैं फिर। हाँ मैं सुनाता हूँ। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। तो ये रफ़ी साहब का अंदाज जगजीत सिंह। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। रेखा दसमाना जी का जो है एक प्रोजेक्ट्स भी किया जो उत्तराखंड दर्शन पे था और वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया। उसमें काफ़ी जो गीत थे वो भी लोगों को पसंद आए, उसका संगीत पसंद आया। किस तरह का प्रोजेक्ट था, थोड़ा इसके बारे में? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। रेखा दसमाना जी का और उनके ससुर जी धर्मानंद उनियाल जी का बहुत अच्छा लिखा हुआ ये गढ़वाल दर्शन मुझे बहुत पसंद आया। मेरे पास आए थे जब तो उस टाइम पे वो उन्होंने एक स्क्रैच बना रखा था, रफ स्क्रैच। तो फिर मैंने बोला ये इतना अच्छा है तो इसको मैं कंपोज करके चेंज करना चाहूँगा। तो कुछ पार्ट स्क्रैच का सिर्फ अस्थाई वो रखी है, बाकी तो मैंने चेंज कर दिया था। आवा लोगो झांकी देखा अपना ये गढ़वाल की, तिलक लगावा भूमि को, ये न भाल की, ऐसा कुछ है शब्द उसमें। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। ये नमो नमो गढ़ जननी मंथन किया गया, फिर ये शब्द बाद में इसमें
बताया मेरे को राकेश उनियाल जी ने कि भी नमो नमो गढ़ जननी कर सकते। मैंने कुछ ट्यून बनाई थी तो लेकिन सर ये भी प्रोजेक्ट लोगों को काफ़ी पसंद आया है, लोगों ने इसकी काफ़ी सराहना की, क्योंकि जिस तरह से इसमें उत्तराखंड के चित्रण को दर्शाया बहुत गया अच्छा। काफ़ी लोगों को पसंद आया। बहुत अच्छा है। ये पवार जी ने किया है इसमें। पवार जी शायद उनका नाम, हाँ पवार जी, पूरा नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो बहुत अच्छा चित्रण है, गाया भी बहुत अच्छा गया। दोनों महिला वॉइस एंड पुरुष वॉइस दोनों की बहुत अच्छी आवाज़ है, और म्यूजिक मैंने कोशिश की है थोड़ी बहुत। इस तरह के कलाकार आगे हैं जो नए फ्यूजन्स में और अच्छा संगीत उत्तराखंड के लिए दे रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग, और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। और जब तक कहाँ मैं अकेला था, उस जमाने में कोई होता ही नहीं था उत्तराखंड से, तो अब मेरे को खुशी इस बात की है कि जो मेरे द्वारा शुरुआत की गई संगीत की, उत्तराखंडी संगीत की, वो अब आगे बढ़ रही है। नए मेरे बच्चे लोग आ रहे हैं इस लाइन में, न्यू जनरेशन आगे बढ़ रही है। इससे जो है बहुत ही एक खुशी का आभास होता है। कह सकते हैं कि आप बहु प्रतिभाशाली कलाकार हैं, हर विधा में जो आप निपुण हैं, और पूरी कोशिश करते हैं कि हर विधा को जो है पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएं। जी जी, पूरी कोशिश रहती है कि उसका पूरा जो स्वरूप है वो निकल के आए। और ये अपने आनंद के लिए मैं गाता हूँ कुछ चीजें। यूं फूल देखी, यूं फूल देखी, यूं फूल देखी मन यू बनो चाहे, रंग घोली घोली तुम लगे दूं, है रंग घोटी घोटी तुम लगे दूं। ये भंडारी है एक हमारा भोला, उसने गाया है, और कनिष्का नेगी ने गाया है, मेरी बिटिया ने, इसमें थोकदार में। एनसीआर में हमने देखा कि ज़्यादातर उत्तराखंडी संस्थाएं कलाकारों को मंच देती है, परफॉर्मेंस वहाँ पे होती है, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम समय समय पे जो है उनको काम देती रहती है, उत्तराखंड का प्रचार प्रसार करती है, क्योंकि कई कलाकार ही होता है जो उत्तराखंड का प्रचार प्रसार करता है, संस्कृति का प्रचार प्रसार। आप भी जो है काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे देते हैं, क्या लगता है कि उत्तराखंडी संस्थाओं का कितना योगदान? एक समय था जब उस टाइम पर लोग मीटिंग रखते थे हर संडे के संडे, उसमें 10-12 लोग होते थे, किसी में 50 लोग हो गए। धीरे धीरे संस्थाओं का बनना शुरू हुआ। अब संस्थाओं को जरूरत थी आर्टिस्टों की, कलाकारों की। बगैर कलाकारों की संस्था तो कुछ भी नहीं है। तो संस्थाओं का योगदान जो है यही रहा है कि उन्होंने प्रोग्राम अरेंज करवाए और कलाकारों को आमंत्रित किया, और कलाकारों को आगे बढ़ाया, मतलब छोटे बच्चों के लिए। तो चकुल कनी चुई दगड़ा गुगत कनी खुई, चकुल कनी चुई दगड़ा गुगत कनी तुई, दर दा दा दर दा 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 दा। तो ये गीत भी अभी रिसेंटली है, आप YouTube पे सर्च करेंगे गोपाल रावत गबरू GRG चैनल पे, तो वहाँ पे मिलेगा ये गीत। पहले लोग गीत सुना करते थे, अब लोग गीत नहीं सुनते हैं। अब जैसे ये गाना शुरू हुआ, हो हल्ला, मतलब अभी गीत सुनने का मतलब ही नहीं। डांस भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले नाचते भी थे, भी डांस भी होता था। नेगी जी के गाने, हमारे डैडी के गाने, गोस्वामी जी के, राणा जी के गाने, ये समझने और सुनने लायक थे। अब इंसान नाचने लगेगा तो सुनेगा और समझेगा कहाँ से। तो एक ये दौर ऐसा आ पड़ा है कि जब तक लोग नाचेंगे नहीं तो संस्था वालों को मजा नहीं आता। कई बार संस्था वाले ही बोलते हैं कि नहीं यार, थोड़ा सा पब्लिक को नचाओ। यानी कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि अब वो लोकगीतों की कमी होगी, और डीजे और फ्यूजन्स के जो सॉन्ग्स आ गए हैं उनकी डिमांड कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गई, क्योंकि जो नई जनरेशन आ गई है वो बिल्कुल एक तरफा डांस की और ज़्यादा उनका झुकाव है। नहीं, डांस होना चाहिए, ऐसी बात नहीं डांस ना हो, क्योंकि जो कार्यक्रम होता है एक आनंद के लिए होता है। लेकिन उस आनंद के बीच में जो हमारा उत्तराखंड का जो एक दर्द, उत्तराखंड का जो गीत, उत्तराखंड का जो संगीत, उस शोर में और एक फूहड़ आनंद के चक्कर में वो कहीं खोसा गया है, खो गया है। जी रे मुरल्या भजी, जी रे मुरल्या भजी, जी रे मुरल्या भजी, जी रे मुरल्या
सच्चे हुड़ियों का देसा जी रे मुरला भजी जी रे मुरला भजी जी रे मुरला तेरी 12-20 भैंसी जी रे मुरला भजी जी रे मुरला भजी जी रे मुरला तेरा सिर में मोर पंखी जी रे। कई हमने सर कलाकार ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस सफ़र में अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, चाहे वो गायकी में हो, चाहे संगीत में हो, चाहे टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो, चाहे छोलिया ग्रुप्स के अंदर हो। कई ऐसे कलाकार हमने देखे हैं जो पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं लेकिन उनको वो मान सम्मान नहीं मिल पाता है, और संस्कृति विभाग से भी उनको वो मान सम्मान नहीं मिल पाता, जिस कारण वो इस विधा को या तो छोड़ देते हैं या नौकरी करनी शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं कलाकारों की भी धीरे धीरे कमी होती जा रही है, क्या कारण मानते हैं? देखो, कमी होगी ही जब किसी चीज़ का जो वो काम कर रहा है उसका प्रतिफल उसको न मिले तो वो उस लाइन को छोड़ देता है। विभाग का भी ये काम है कि जो कला कैसे हमारी संरक्षित रहे उसका संरक्षण करना मेरे हिसाब से जो हमारा संस्कृति विभाग का कार्य होना चाहिए और है। बाकी और उत्तराखंड के कलाकारों को भी संरक्षण देना ये भी विभाग का ही काम होना चाहिए, क्योंकि कला को तो संरक्षण देना ही है, लेकिन उत्तराखंड के जो कलाकार हैं वही नहीं होंगे तो जो हमारा फोक विधा है वो विधा जीवित नहीं रहेगी। सलाम वालेकुम तेरी वो बीबी फातिमा सलाम वालेकुम ए तेरो ढेगा जाको कुल्ला सलाम वालेकुम। तो सैदवाली का भी हमारे उत्तराखंड में जो है प्रचलन रहा है। सैद लोग भी सैयद जिनको बोलते हैं उनको सैदवाली बोलते हैं सैयद लोग। सर, जागर सम्राट स्वर्गीय चंद सिंह राही जी लगातार पिछले पूरा जीवन उन्होंने जो है हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जागर शैली में लगा दिया, लोकगीतों पे लगा दिया, और आज भी उनके लोकगीत लोग सुनते हैं। जिस तरह से उनको मान सम्मान मिलना चाहिए था, क्या लगता है कहीं ना कहीं आपके परिवार को कहीं ना कहीं वो ठेस है कि जो मान सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो सरकारों के द्वारा नहीं मिल पाई? क्या कारण लगता है? स्वर्गीय राही जी जो भी काम करते थे वो अपने आंतरिक तसल्ली के लिए करते थे। उन्होंने जो भी काम किए बहुत बखूबी उन्होंने अपने उन सभी प्रोजेक्टों को निभाया। बाकी सरकार का क्या दायित्व है, सरकार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती कलाकारों के बारे में, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। जैसे कि राही जी हो गए, हीरा सिंह राणा जी हो गए, गोपाल बाबू गोस्वामी जी हो गए, अजीत सिंह नेगी जी हो गए, कबूतरी देवी जी हो गए, ऐसे ही बहुत सारे कलाकार जो कि अपना पूरा जीवन खपा करके जा चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। कम से कम संज्ञान तो लेना चाहिए कि उनकी जो चीज़ें हैं उसको संरक्षित करें, और जीते जी न सही तो मरने के बाद तो कम से कम कुछ ऐसा काम करें। यानी आप जो है संस्कृति विभाग से मांग कर रहे हैं कि उनकी धरोहरों को जिंदा रखें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो धरोहर को जिंदा रखना जो होता है ये बहुत बड़ा कार्य होता है, और इसके लिए पूरा समाज हमारा अगर मिल करके काम करे तो वो तो फिर बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि हमारी संस्कृति बहुत आगे बढ़ेगी। जिस देश की भाषा बोली मिट जाए उस देश उस राज्य को मिटे में समझें आप, क्योंकि अभी हम लोग अपनी संस्कृति को नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर आगे हम अपनी भाषा को कैसे बचाएंगे। श्रद्धांजलि स्वरूप में उन्हीं का एक भजन मैं आपको सुनाता हूँ।
अपना नसीब परा कोई क्या दोष धार लो, जो जनु बूतल दगड़िया उन्हीं खेती काट लो। अपना नसीब परा कोई क्या दोष धार लो, जो जनु बूतल दगड़िया उन्हीं खेती काट लो। इन्नी सोच कोई नहीं देखुदु ईश्वर ता देखुदु चा, ककुजू खड खणद वे खडवाला पड़द चा, वे खडवाला पड़दु चा। दुर्गा खडग लेके आली जुल्म जब भी बाढ़लो, अपना नसीब परा कोई का दोष धार लो। बहुत ही सुंदर सर। हम भी उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड संस्कृति विभाग जरूर इस और ध्यान देगी और उत्तराखंड के इन महान कलाकारों को वो मान सम्मान जरूर देगी जिसके वो हकदार। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल देना भी चाहिए। और ये कोई जो है कलाकारों पे कोई दया नहीं कर रहे हैं वो, ये उनका काम है, मेरे हिसाब से उनको करना चाहिए। साथ ही सर हमने देखा है कि आपका पूरा खानदान जो है उत्तराखंड की जागर शैली और लोकगीतों के लिए जो है समर्पित है। पूरा खानदान आपका जो है लोक संगीत और संगीत से जुड़ा हुआ है। साथ ही अब आपका जो है बेटा भी जो है बॉम्बे में जो है म्यूजिक कंपोजर है। साथ ही आपकी दोनों बेटियां भी जो है संगीत शिक्षा ले चुकी हैं, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। थोड़ा उनके बारे में बताइए। बिल्कुल, मेरे घर में मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा गाती हैं, उन्होंने भी विधिवत सीखा है संगीत। फिर दोनों बेटियों ने विधिवत संगीत जो है एमए कर रखा है, दोनों बेटियों ने म्यूजिक। बेटा मेरा विधिवत मेरे से भी सीखा, उसने अपने दादा से भी, पापा से। कुछ शैलियाँ हैं उसके पास हमारे उत्तराखंड की, और बाकी वो हिंदी लाइन में आगे, पंजाबी भी काम कर रहा है बॉम्बे में इस टाइम पे। तो ये मतलब इस प्रकार मेरे घर में हम 5 लोग, पांचों के पांचों संगीत में है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है हमारे घर पे। पहले की फूलमाला केदार चढ़ो लो, पहले की फूलमाला केदार चढ़ो लो, दूसरी फूलमाला बदरी चढ़ो लो, तीसरी फूलमाला हरिद्वार चढ़ो लो, हरिद्वार चढ़ो लो, हरिद्वार चढ़ो लो। हाँ हाँ हे जी जी जी, बहुत बहुत आभार दर्शकों का भी, जो मेरे डायरेक्टर्स हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेरे कलाकार हैं, जो मेरे म्यूजिशियंस हैं, जितने भी जो मेरा क्रू मेंबर है, सभी को जो है मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सभी का। और अपना सिलोड़ी जी, आपका तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जाते जाते सर हम चाहते हैं कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो युवा गायक आ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, और किस तरह से अपने उत्तराखंड की संस्कृति को संजो कर रखें, उस पर क्या कहें? पुराने गीतों को सुने, और जिसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा वो अपने अग्रजों से, अपने पुराने लोगों से उसका अर्थ भी समझें। और जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा गीत गाए, तब तक आप उसमें एक फीलिंग नहीं डाल सकते। भले ही उसको आप नए अंदाज में गाएं, लेकिन उसके जो बोल हैं, बोल कम से कम प्रॉपर रहने चाहिए। और लोक विधा क्या है उसको पढ़ें, समझें, लोक कलाकारों को का मतलब आदर करें। ओ हे दीदी है भूली है बारी, हारू हारू घास वेग पला सारी, हे दीदी है भूली है बारी। अब इसमें कितने पत्तों का नाम है? खग सतु सर सकनी सिरली बिरली डडल तिमली थोली, हो खग सतु सर, खग सतु सर सकनी सिरली बिरली डडल तिमली थोली। फिर आगे थोड़ा थोड़ा याद है। मीझू में लू तो सुनो लू जी कुड़ी की खुद मिटो लू चल भूली भग्यानी। कितने बड़े संगीतकार थे वो। ग्वेर छोरों की ग्वेर छोरों की बंसुली मोछंग बजनी होली पलरोली, हे दीदी हे भूली हे बारी। और सिलोड़ी जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं।
तो कुछ मैंने अपने मन की चीज़ें सुनाई आप सभी लोग। मेरा दादाजी से लेकर पिताजी से लेकर मी तक जो अपनू स्नेह प्यार और आशीष दे, मैं चाहूँ कि अगने मेरा बच्चों पर भी अपना आशीष दें, मेरा भाइयों पर भी अपना आशीष दें, मेरा पूरा परिवार का जद का आने वाला कलाकार भी होला और जो कलाकार छन सब पर अपना आशीष दें, मेरा शागिर्द जो भी छी उन पर भी अपना आशीष दें। आपको बहुत बहुत आभार। मैं आपसे आपका प्यार और आशीष का आकांक्षी वीरेंद्र नेगी राही। फिलहाल आज का हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है और आज हमने आपकी मुलाकात कराई उत्तराखंड के बेहतरीन संगीतकार वीरेंद्र नेगी राही जी से। तार अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि युवा पीढ़ी को इनके शो से जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। मेरे सहयोगी मनोज कोठारी और मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी उत्तराखंड के ऐसी हस्ती से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। धन्यवाद।